मीरा के इस तरह जाने से मधु कुछ पल वहीं बैठकर रोती रही, पर फिर वो उठी और दौड़ती हुई मीरा के पीछे गई। रोहित गुस्से में करण से बोला, करण तू भी ना अजीब है, हमें मीरा को समझाना चाहिए कि मधु ने उसे सच क्यों नहीं बताया। रोहित, मधु और मीरा का रिश्ता बहुत मजबूत है, उन्हें एक दूसरे को समझने के लिए किसी तीसरे की जरूरत नहीं है। मधु मीरा को मना भी लेगी और मीरा पल भर में उसे माफ भी कर देगी। हमें उनके बीच पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। करण उसकी ओर देखकर बोला और दौड़ता हुआ मधु के पीछे चला गया। रोहित कुछ देर तो वहीं खड़ा सोचता रहा और फिर वो भी उनके पीछे चल दिया। मीरा गुस्से में तेजी से चली जा रही थी। मधु दौड़ती हुई उसके पीछे आई और बोली, मीरा प्लीज बस एक बार मेरी बात सुन ले प्लीज। तू जानती है मैं तुझसे कभी कुछ नहीं छिपाती, पर अगर मैंने तुझसे इतनी बड़ी बात छिपाई है तो वजह भी बड़ी रही होगी। ये सुनकर मीरा के कदम रुक गए। उसने पलटकर उसकी ओर देखा और पूछा, वजह हमारी दोस्ती से भी बड़ी थी। मधु ने रोते हुए उसके गाल को छुआ, नहीं थी मीरा, बिल्कुल भी नहीं थी। तेरी दोस्ती और करण के प्यार से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। तो फिर तूने मुझे सच क्यों नहीं बताया? मीरा ने गुस्से में चीख कर पूछा। तभी करण और रोहित भी वहां आ गए। मधु रोते हुए बोली, क्योंकि मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ मीरा, और नहीं चाहती थी कि मेरी बदकिस्मती के साए तुझे भी अंधेरों में खींच ले। अगर मैं तुझे सच बता देती और तुझे माँ को कुछ भी बताने के लिए मना भी लेती, तो भी जिस दिन माँ ने तेरे सामने मुझे कुछ भी कहा होता तो तूने गुस्से में उसी दिन माँ को सच बता दिया होता। तो तुझे क्या लगता है कि मैं अब आंटी को सच नहीं बताऊंगी? जरूर बताऊंगी उन्हें कि मेरी मधु नाजायज नहीं है, बल्कि उनका और अंकल का रिश्ता नाजायज है। उनका बेटा अबीर नाजायज है। मीरा ने इतना कहा ही था कि मधु ने गुस्से में उसे थप्पड़ मार दिया और बोली, तू सच जानने के बाद ये सब कहेगी मीरा? ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, कभी नहीं। तुझे माँ को सच बताना है ना? तो ठीक है, जा बता दे उन्हें सच, और उन्हें हमेशा के लिए खुद की नजरों में गिरा दे। 23 साल के उनके जायज रिश्ते पर सवाल खड़े कर दे और उस भाई से समाज में सिर उठाकर जीने का हक छीन ले जिसे तू खुद भी राखी बांधती है। जा बता दे उन्हें। पर कुछ भी करने से पहले ये सोच लेना कि अगर तेरे सच बताने से माँ पापा या अबीर को कुछ भी हुआ तो उसके लिए सिर्फ तू जिम्मेदार होगी, सिर्फ तू, समझी? मीरा ये सब सुनकर रोने लगी। मधु गुस्से में पलटकर खड़ी हो गई। कुछ देर बाद उसने खुद को संभाला और मीरा की ओर देखा। वो फिर से उसके पास आई और उसके आंसू पोंछकर बोली, तुझे पता है मीरा, मैं हमेशा यही सोचती थी कि जब तुझे सच पता चलेगा कि मैं तेरी बहन हूँ तो तू खुशी से उछल पड़ेगी। ये जानकर कि हमारा खून का रिश्ता है, तेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहेगा। पर तू तो। मैं खुश हूँ मधु, बहुत खुश हूँ। मीरा रोते हुए उसके गले लगकर बोली। मधु ने भी उसे पकड़ लिया, उसकी आंखों में भी आंसू थे। मीरा उसकी ओर देखकर बोली, आज मुझे समझ आया मधु कि डैड को मुझसे ज्यादा तेरी फिक्र क्यों रहती थी। लोग तुझे नाजायज कहते थे, फिर भी डैड ने मुझसे कभी तुझसे दूर रहने को क्यों नहीं कहा? क्यों जब भी वो मेरे लिए कुछ लाते थे तो तेरे लिए भी लाते थे? क्यों वो हफ्ते में एक बार तुझसे मिलने तेरे घर जाया करते थे? क्यों जब अंकल ने तुझे घर से निकाला तो वो तुझे हमारे घर लाने के लिए तड़प रहे थे? क्योंकि वो घर उतना ही तेरा है जितना कि मेरा है। तू मेरी बहन है, मेरी बुआ की बेटी। आज मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ मधु कि तेरी माँ मेरी बुआ है और वो इस दुनिया की सबसे अच्छी इंसान थी। इतना कहकर उसने करण की ओर देखा और बोली, और करण ने बिल्कुल ठीक कहा कि तू बिल्कुल बुआ की परछाई है, उनकी तरह सिर्फ प्यार बांटना जानती। मेरे लिए दुनिया की इससे बड़ी कोई खुशी नहीं हो सकती कि तू मेरी बहन है। मधु के रोते चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। वो मीरा को गले लगाकर बोली, आज मैं भी बहुत खुश हूँ मीरा, बहुत खुश। मीरा ने मुस्कुराते हुए उसके आंसू पोंछे, अब ये रोना बंद कर, क्योंकि तेरी ये रोने की बीमारी मुझे भी लगने लगी है। मधु के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। मीरा ने हंसते हुए उसे गले लगा लिया। तभी उसकी नजर करण पर पड़ी। मीरा मुस्कुराते हुए उससे बोली, आज से मैं आपको करण नहीं बल्कि जीजू कहकर बुलाऊंगी, क्योंकि अब आप मेरी दोस्त के साथ साथ मेरी बहन के पति भी है। करण उसके पास आया, तुम्हारा जो दिल करे वो कहकर बुलाओ, पर प्लीज मधु की बात मान लेना और माँ को सच मत बताना, क्योंकि इतने सालों बाद ये सच वो सच में सहन नहीं कर पाएगी कि वो पापा की दूसरी पत्नी है। ठीक है,
नहीं बताऊंगी, पर अगर आंटी ने मेरे सामने मधु को कुछ भी उल्टा सीधा बोला तो मैं खुद को उन्हें सच बताने से भी नहीं रोकूंगी। मीरा मुंह बनाकर बोली, मीरा तू। मधु ने इतना कहा ही था कि तभी मीरा उसे टोकते हुए बोली, मधु तू अच्छे से जानती है कि जब तुझे कोई कुछ कहता है तो मेरा खुद पर काबू नहीं रहता। तेरी माँ हो या तेरे पति, किसी ने भी अगर तुझे चोट पहुंचाई तो मुझे कुछ नहीं पता कि मैं क्या करूंगी। अब तू ये सब छोड़ और मुझे बता कि तुझे कब और कैसे पता चला कि मेरे डैड तेरे मामा जी है। जब पापा का एक्सीडेंट हुआ था तब मामा जी मुझे लेने आए थे। वो चाहते थे कि मैं उनके साथ उनके घर में रहूं, पर पापा ने इनकार कर दिया क्योंकि वो मुझे खुद से दूर नहीं करना चाहते थे। उस रोज माँ मंदिर गई हुई थी, पर मैंने पापा और मामा जी की बातें सुन ली थी। मधु ने उसे सब कुछ बताया। तो मीरा ने पूछा, तो क्या डैड और अंकल भी ये बात जानते हैं कि तुझे भी सब कुछ पता है? मधु ने हाँ में सिर हिला दिया। मीरा कुछ कहने जा ही रही थी कि रोहित बोल पड़ा, यार तुम दोनों का मेलोड्रामा खत्म हो गया हो तो क्या कोई मुझे बताएगा कि करण मधु को ऐसा क्या सरप्राइज देना चाहता था जिसके लिए इसने मीरा को यहाँ बुलाया। सरप्राइज? रोहित, मेरी बीवी मेरे हर सरप्राइज की बैंड बजा कर रख देती है, और वो भी अपने आंसुओं से। करण मधु की ओर देखकर बोला। मधु का मुंह खुला का खुला रह गया। तभी मीरा बोली, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा करण, ये मेरे सरप्राइज पर भी पानी फेर देती है, आई मीन उन्हें आंसुओं से धो देती है। मधु ये सब सुनकर चिढ़ गई। बहुत मजा आ रहा है ना आप दोनों को मेरी टांग खींचने में? करण ने मुस्कुराते हुए उसकी बांह पर हाथ रखा और उसे फिर से टेंट की ओर ले जाते हुए बोला, अब बाकी का मेलोड्रामा कल सुबह कर लेगा, पर प्लीज इस वक्त मेरे सरप्राइज की ओ तेरी मत करो। चलो। वो मधु के साथ ऊपर जाने लगा। मीरा और रोहित भी उनके पीछे ही ऊपर आ रहे थे। करण ने मधु को टेबल के पास रखी चेयर पर बैठाया और मीरा की ओर देखकर बोला, बैठो मीरा। रोहित बैठो। सबके बैठते ही करण ने अपना फोन फिर से ऑन किया और फोन पर बोला, टिन लगाओ। यस सर। दूसरी ओर से आवाज आई। करण ने कॉल कट की और मधु के पास वाली चेयर पर आकर बैठ गया। मधु मुस्कुराते हुए उसे देखने लगी। कुछ देर में 4-5 आदमी किसी बड़े से होटल के वेटर की तरह यूनिफॉर्म पहने हुए और अपने हाथों में खाना लिए उनकी ओर बढ़ने लगे। मधु और मीरा आंखें फाड़े उन्हें देखने लगी। उन आदमियों ने खाना लाकर टेबल पर रखना शुरू कर दिया। उनके खाना रखते ही करण बोला, आवाज लगाते ही आ जाना। जी, एक वेटर ने जवाब दिया और बाकी वेटर के साथ वहां से चला गया। उसके जाते ही मीरा ने गहरी सांस ली और मधु से बोली, ये खुशबू तो छोले की है। मधु उसकी बात काटकर बोली। उसने तुरंत बाउल के ऊपर से ढक्कन हटाया। बाउल में हरे छोले की सब्जी देखकर मधु की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने तुरंत करण की ओर देखा जो उसका चेहरा देखकर मुस्कुरा रहा था। मधु ने दूसरे बाउल से ढक्कन हटाया तो उसने गर्मा गर्म वेज पुलाव था। मीरा ने भी एक बाउल का ढक्कन हटाया तो उसने गर्म गर्म बाजरे की रोटियां थी। वो भी मुंह खोले मधु को देखने लगी। दोनों के चेहरे देखकर करण बोला, अब तुम दोनों के मुंह खुल गए हैं तो खाना शुरू करो, वरना खाना ठंडा हो जाएगा। और क्या, शुरू करते हैं। इतना कहकर रोहित अपनी प्लेट में खाना निकालने लगा। मधु ने हैरानी से करण से पूछा, मैंने तो अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि मुझे ठंड के मौसम में ये सब खाना पसंद है, तो फिर आपने इतनी जल्दी ये सब कैसे मंगवाया? खाना खाओ, ठंडा हो जाएगा। करण इतना कहकर अपनी प्लेट में भी खाना निकालने लगा। मधु अभी भी एकटक उससे देख रही थी। मधु का चेहरा देखकर रोहित बोला, मधु तुम्हें हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है। करण को ये सब मीरा ने बताया है। कल रात से वो तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान कर रहा था। उसके इतना कहते ही मधु आंखों में आंसू लिए मुस्कुराते हुए करण को देखने लगी। तो करण भी उसकी ओर देखकर बोला, मुझे देखने के लिए सारी जिंदगी पड़ी है मधु। फिलहाल खाना खाओ, वरना कुछ देर में यहाँ ठंड इतनी बढ़ जाएगी कि कम कॉपी की वजह से तुम कुछ खा नहीं पाओगी। ये सब सुनकर मधु उसके गले लग गई और उसने बहुत जोर से करण को पकड़ लिया। इस बार उसने ये भी नहीं सोचा कि रोहित और मीरा भी वहां है। वो दोनों भी मुस्कुराने लगे। आई लव यू करण, मधु मुस्कुराते हुए बोली। करण ने अपने दोनों हाथों से उसके चेहरे को छुआ। आई लव यू टू मधु। अब खाना खाओ, वरना मेरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा, मेरा मतलब बर्फ पड़ जाएगी। मधु मुस्कुरा दी। मीरा उसकी प्लेट में खाना सर्व करते हुए बोली, हाँ मधु, जल्दी से शुरू हो जा क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है। चारों मुस्कुरा दिए और खाना खाने लगे। वाओ, ये छोले तो बहुत टेस्टी है, मीरा एक निवाला खाकर बोली।
मधु ने भी जब हरे छोले की सब्जी टेस्ट की तो बोली, हाँ मीरा, ये तो सच में बहुत टेस्टी है। तभी रोहित बोल पड़ा, क्यों नहीं होगा, इंडिया की सबसे बेस्ट शेफ ने तुम दोनों के लिए जो बनाई है। मधु फिर से करण को देखकर मुस्कुराने लगी। करण उसके चेहरे की मुस्कुराहट देखकर बहुत खुश था। इधर शालिनी परेशान सी बेड पर बैठी एनी के बारे में सोच रही थी। तभी बलदेव आकर बेड पर बैठे और उन्होंने उससे पूछा, शिमला से बच्चों का फोन आया क्या? जी, थोड़ी देर पहले ही मधु से बात हुई थी, वो दोनों ठीक है, शालिनी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली। तो बलदेव अपना लैपटॉप उठाते हुए बोले, तुम्हारा बेटा मधु को शिमला घुमा भी रहा है या नहीं? कहीं अपने काम में तो नहीं लगा? शालिनी खुलकर मुस्कुरा दी, आपका बेटा है, जो भी करता है पूरी शिद्दत से करता है, फिर चाहे वो बिजनेस हो या इश्क। मधु बहुत खुश है, वो बता रही थी कि करण ने उसके लिए ढेर सारे सरप्राइज प्लान किए हैं। बलदेव ये सुनकर मुस्कुरा दिए। तो शालिनी फिर से बोली, जब से मधु मेरे बेटे की जिंदगी में आई है, मेरा बेटा जिंदगी जीना सीख गया है, मुस्कुराना सीख गया है। मैं तो भगवान की बहुत बड़ी शुक्रगुजार हूँ जो उस रात करण की शादी रिद्धिमा से नहीं बल्कि मधु से हुई। भगवान ने उन दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया है। हाँ शालू, आज मुझे भी यही लगता है कि मधु से बेहतर जीवन साथी हमारे करण के लिए कोई और हो ही नहीं सकती थी। बहुत अच्छी लड़की है वो, मोहन जी और आरती जी ने उसे बहुत अच्छी परवरिश दी है। उससे भी बड़ी बात यह है कि हमारा बेटा जिससे प्यार करता था उसी लड़की के साथ उसने 7 फेरे लिए हैं। बलदेव मुस्कुराते हुए बोले। शालिनी भी मुस्कुरा दी, आज पहली बार मैंने आपके मुंह से मधु की तारीफ सुनी है। बलदेव उदास होकर बोले, शालू, आज मैं भी महादेव का शुक्रिया करना चाहता हूँ कि उन्होंने उस रात मुझे सद्बुद्धि दे दी। जो मधु की जिंदगी का इतना बड़ा राज जानकर भी मैंने इस शादी को रोकने की कोशिश नहीं की। राज? कैसा राज? शालिनी ने पूछा। बलदेव परेशान हो गए। उन्होंने अपना लैपटॉप बेड पर रखा और बेड से उठकर बोले, शालू, उस रात मधु ने करण से शादी करने से पहले उसके नंबर पर फोन करके उसे अपनी जिंदगी का इतना बड़ा राज बताया था कि अगर करण या हमारे परिवार का कोई और सदस्य वो राज जान जाता तो शायद मधु से करण की शादी कभी नहीं होती। पर महादेव का शुक्र है कि करण की जगह मैंने फोन उठा लिया और मधु ने मुझे करण समझकर सब कुछ बता दिया। आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। शालिनी ने बेड से उठकर बलदेव के पास आकर पूछा। बलदेव ने उसकी ओर देखा। शालू, आज जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, प्लीज वो राज तुम किसी को नहीं बताओगी, करण को भी नहीं, क्योंकि मैंने मधु से वादा किया है कि मैं उसका ये राज किसी को नहीं बताऊंगा। साफ साफ बताइए ना कि आखिर बात क्या है? शालिनी ने परेशान होकर पूछा। बलदेव ने हिम्मत की और बोले, शालू, शादी से पहले मधु अपने कुछ दोस्तों के साथ शिमला गई थी। वहां एक रात मधु के साथ एक हादसा हुआ और वो अपने दोस्तों से बिछड़कर एक नदी में जा गिरी। एक लड़के ने उसे डूबने से बचाया और उसे एक कॉटेज में ले गया। मधु की हालत ठंड की वजह से बहुत खराब हो गई थी। वहां बहुत अंधेरा था और आग जलाने का भी कोई साधन नहीं था। उस लड़के ने मधु को बदन की गर्मी देकर बचाया, पर सुबह जब मधु ने खुद को किसी लड़के के साथ ऐसे देखा तो वो बिना उसका चेहरा देखे वहां से चली गई। बलदेव की बातें सुनकर शालिनी के जैसे होश उड़ गए और वो धम से बेड पर बैठ गई। बलदेव ने तुरंत उसे संभाला और बोले, शालिनी, उस रात जो भी हुआ उसमें उस बच्ची की तो कोई गलती ही नहीं थी। वो तो बेहोश थी, इसलिए उसे तो ये भी नहीं पता कि उस रात उसके साथ कुछ गलत हुआ था या नहीं। कुछ गलत नहीं हुआ था उस रात मधु के साथ। तभी शालिनी उनकी ओर देखकर बोली। बलदेव उसे हैरानी से देखने लगे। शालिनी की आंखों से आंसू झलक आए और मुस्कुराते हुए बोली, उस रात मधु के साथ कुछ गलत नहीं हुआ। उस लड़के ने मधु के साथ कोई गलत हरकत नहीं की थी। जानते हैं क्यों? बलदेव अभी भी हैरानी से उसे देख रहे थे। शालिनी रोते हुए बोली, क्योंकि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि हमारा करण था। व्हाट? बलदेव हैरानी से उठ खड़े हुए और शालिनी को देखने लगे। तो वो रोते हुए बोली, मैं सच कह रही हूँ जी। उस रात इस हादसे के बाद जब करण इंदौर लौटा था तो उसने आते ही मुझे सब कुछ सच सच बताया था। वो तो रिद्धिमा को भी ये सच बताने जा रहा था, पर मैंने उसे रोक दिया क्योंकि मधु की तरह करण भी ये नहीं जानता कि उस रात उसने जिस लड़की की जिंदगी बचाई थी वही लड़की आज उसकी जिंदगी बन गई है। किस्मत ने हमारे बच्चों के साथ ऐसा खेल खेला है कि वो दोनों ही नहीं जानते कि उस रात वही एक दूसरे के साथ थे। उस एक रात की वजह से करण मधु से ये नहीं कह पा रहा था कि वो उससे प्यार करता है।
और अब मुझे समझ आया कि क्यों मधु को ये लग रहा था कि वो करण के लायक नहीं है। बलदेव को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। शालिनी ने उन्हें पूरी बात बताई। सब कुछ जानकर बलदेव खुद को संभालने के लिए वही रखी चेयर पर बैठ गए। इसका मतलब करण और मधु दोनों ही नहीं जानते कि उस रात वो दोनों साथ थे। बलदेव ने हैरानी से पूछा। शालिनी रोते हुए मुस्कुरा दी। हमें उन्हें बताना होगा कि किस्मत ने उनके साथ कैसा मजाक किया है, क्योंकि वो दोनों ही इस गिल्ट में जी रहे हैं कि उन्होंने बिना शादी के किसी के साथ रात बिताई है। मुझे करण को बताना होगा। मेरा बच्चा ये सोचकर तिल तिल मर रहा है कि उसने किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी, और मधु, उस बच्ची के बारे में सोचकर तो मेरी रूह कांप रही है। हमारा करण तो लड़का है और अमीर भी है, इसलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, पर मधु, उसने उस रात के बाद कैसे खुद को संभाला होगा, कैसे सामना किया होगा उसने अपने माँ बाप का। एक लड़की के लिए किसी के साथ सारी रात उन हालतों में रहना बहुत बड़ी बात होती है। और मधु को तो ये भी नहीं पता कि वो किसके साथ थी। ना जाने उस बच्ची ने उस रात की वजह से क्या कुछ सहा होगा। कहीं उसके पेरेंट्स ने यही सच जानकर तो उसे घर से नहीं निकाला था। बलदेव भूत बने कुर्सी पर बैठकर ये सब सुन रहे थे। शालिनी ने रोते हुए ऊपर सीलिंग की ओर देखा और बोली, हे भगवान, अगर आपको करण और मधु को मिलाना ही था तो ये खेल क्यों खेला उनके साथ? इतना दर्द क्यों दिया उन्हें? क्यों उनके प्यार की इतनी परीक्षा ली? क्यों रुलाया मेरे बच्चों को इतना? क्यों? बलदेव की आंखों से भी आंसू झलक आए और वो मुस्कुराते हुए बोले, शायद ये उनके प्यार की परीक्षा ही थी शालू। शायद महादेव ये देखना चाहते थे कि वो दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं या नहीं, वरना इतने सारे इत्तेफाक उनके ही साथ क्यों हुए? क्यों रिद्धिमा शादी के मंडप से भागी? क्यों उस रात करण के लिए मधु को चुना गया? क्यों महाशिवरात्रि की रात उसी शुभ मुहूर्त में उनकी शादी हुई जिस मुहूर्त में महादेव और माता पार्वती का विवाह हुआ था? हमारे बच्चों के रिश्ते पर महादेव का आशीर्वाद है शालू। वो दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। अब दुनिया की कोई ताकत उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं कर सकती, क्योंकि उनकी डोर तो खुद महादेव ने अपने हाथों से बांधी है। शालिनी रोते हुए मुस्कुरा दी, पर अब बहुत हुआ। मैं हमारे बच्चों को और तड़पने नहीं दूंगी। मुझे अभी उन्हें सच बताना होगा। करण उस लड़की से माफी मांगने के लिए उसे तलाश रहा है। मुझे उसे बताना होगा कि वो लड़की तो उसके साथ ही है। उसने तुरंत अपना फोन उठाया और करण को फोन करने लगी, पर पहाड़ी पर होने की वजह से उसका फोन कवरेज क्षेत्र से बाहर आ रहा था। शालिनी ने मधु को भी फोन किया, पर उसका फोन भी बंद बताने लगा। दोनों के फोन बंद आ रहे हैं। मैं फार्म हाउस में फोन करती हूँ। शालिनी ने फार्म हाउस में भी फोन किया, पर वहां भी किसी ने फोन नहीं उठाया। तभी उसे याद आया कि वहां कोई नहीं है, सब शादी में दूसरे गांव गए हुए हैं। क्या हुआ? पास बैठे बलदेव ने उसके पास आकर पूछा, तो शालिनी उदास होकर बोली, दोनों के फोन बंद आ रहे हैं। बलदेव मुस्कुराते हुए बोले, बच्चे हनीमून के लिए गए हैं, इस वक्त हमें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। हम उन्हें सुबह सच बता देंगे, पर मुझे तो सारी रात चैन नहीं आएगा। खुशी के मारे मेरी तो नींद ही उड़ गई है। अब तो मुझे तभी चैन आएगा जब मैं उन दोनों को उस रात का सच बताऊंगी। शालिनी उदास होकर बोली, तो बलदेव मुस्कुरा दिए। इधर सब डिनर कर चुके थे। थैंक यू जीजू, आज आपने मधु को ही नहीं मुझे भी सरप्राइज कर दिया है। थैंक यू। मैंने इतना खा लिया है कि अब मुझे नींद आ रही है। रोहित, ये सब देखकर तो मुझे यकीन है कि ये दोनों आज रात यही रुकने वाले हैं, इसलिए मैं इनके बीच कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती। हमें अब होटल चलना चाहिए। मीरा की बातें सुनकर रोहित भी बोला, हाँ मीरा, मैं भी इन लव बर्ड्स के बीच आकर इनका हनीमून स्पॉइल नहीं करना चाहता। चलो हम निकलते हैं और इन दोनों को अकेला छोड़ देते हैं, वरना मेरे दोस्त की सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। मधु ये सुनकर मुस्कुरा दी, तो मीरा उसके गले लगकर आहिस्ता से बोली, अब प्लीज अपने और करण के बीच किसी को मत आने देना। बेस्ट ऑफ लक एंड गुड नाइट। गुड नाइट, मधु भी बोली। रोहित ने भी करण के गले लगकर उसे बाय कहा और मीरा के साथ वहां से चला गया। उनके जाते ही करण ने पीछे से आकर मधु को अपनी बाहों में भरकर पूछा, मधु, तुम्हें नहीं लगता कि हमारी मोहब्बत की सबसे बड़ी दुश्मन तुम खुद हो? मतलब? मधु ने हैरानी से पूछा, तो करण मुस्कुराते हुए बोला, मैंने आज की रात के लिए कितना कुछ प्लान किया था, पर तुम्हें आज का दिन ही मिला मुझे अपनी माँ का सच बताने के लिए। मेरे रोमांटिक मूड की तो तुम धज्जियां उड़ाकर रख देती हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँ, बिना रोए तुम्हारी गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ती। दुश्मन हो तुम हमारी मोहब्बत की।
मधु ने पलटकर उसकी ओर देखा और पूछा, तो आपको सच में लगता है कि मैं हमारे प्यार की दुश्मन हूँ? करण ने आहिस्ता से हाँ में अपना सिर हिला दिया और मुस्कुरा दिया। मधु मुंह बनाने लगी। करण उसके दोनों कंधे पकड़कर बोला, आओ मेरे साथ। मधु बिना कुछ कहे उसके साथ चल दी। करण एक पहाड़ी के किनारे पर ले आया और फिर से बोला, नीचे देखो। क्या देखूं? वहां तो सिर्फ अंधेरा नजर आ रहा है। मधु मुंह बनाकर बोली। करण ने अपनी घड़ी की ओर देखा और फिर मधु की आंखों पर अपनी हथेली रख दी। करण, आप क्या कर रहे हैं? मधु ने उसकी हथेली पकड़कर पूछा तो वो मुस्कुरा दिया और मधु के कान में आहिस्ता से बोला, अपनी आंखें बंद रखना मधु, और जब मैं कहूं तभी खोलना, प्लीज। ठीक है, मधु चिढ़कर बोली। करण ने अपनी घड़ी की ओर देखा तो 9 बजने में सिर्फ 5 सेकंड रह गए थे। करण ने मधु की आंखों पर से अपना हाथ हटाया और बोला, मधु अपनी आंखें खोलो। मधु ने आहिस्ता से आंखें खोली तो नीचे का नजारा देखकर हैरान रह गई। नीचे उसे बड़े बड़े अक्षरों में आई लव यू मधु रोशनी में झिलमिलता नजर आ रहा था। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। करण ने फिर से अपनी घड़ी देखी और उससे बोला, मधु वहां ऊपर सामने वाली पहाड़ी पर देखो। मधु ने नजरें उठाकर पहाड़ी पर देखा तो वहां भी आई लव यू मधु लिखा नजर आ रहा था, जो रोशनी से झिलमिला रहा था। मधु एकटक वो सब देख रही थी। करण ने पीछे से आकर उसे अपनी बाहों में भरा और आहिस्ता से उसके कान में बोला, आई लव यू मधु। मधु भावुक होकर बोली, मुझे तो लगा था कि आप बस यूं ही कहते हैं कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। ये बात आप आसमानों पर लिखना चाहते हैं, पर आपने तो सच में लिख दिया। करण खुराना यूं ही कभी कुछ नहीं कहता मधु, वो जो कहता है वही करता है, और खास करके तब जब बात तुम्हारी खुशी की हो। करण आहिस्ता से बोला। मधु ने पलटकर उसकी ओर देखा और बहुत प्यार से उसके चेहरे को छुआ। उसने पहले करण के माथे को चूमा और फिर उसकी दोनों आंखों और गालों को। मधु की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। उसने करण की आंखों में देखा और फिर उसके होंठों पर किस किया। फिर वो उसकी ओर देखकर बोली, मुझे आपकी तरह अपनी फीलिंग्स जाहिर करने के लिए ये सब करना नहीं आता करण, इसलिए बस इतना ही कर सकती हूँ। ये सुनकर करण ने मुस्कुराते हुए उसे गले लगा लिया। लेखिका कविता वर्मा को मेरी लिखी कहानियाँ पसंद आ रही है और आप इस कहानी को आगे भी पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और आज ही सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।